ओके तो हम एस्बेस्टोसिस को दोबारा शुरू से पढ़ लेते हैं। तो एस्बेस्टोसिस हमारा रूफ से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में कॉमन था, लेकिन ये लंग्स के बेस को इन्वॉल्व करता होता है। क्लियर? और मैंने ये सारी इंडस्ट्री बता दी थी। शिप बिल्डिंग में, इंसुलेशन में, प्लम्बिंग में, रूफ मटेरियल, फ्लोर टाइल, सीलिंग टाइल, इसमें आपको देखने को मिलता होता है। और जो एस्बेस्टोसिस है, इसमें एस्बेस्टोस के फाइबर्स होते हैं जिसको मैक्रोफेज खा जाते हैं। फिर जो मैक्रोफेज होती है, इन डस्ट के पार्टिकल्स को आयरन के साथ कोटिंग बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं एस्बेस्टोस बॉडी और फेरोजिनस बॉडी। अब फेरोजिनस बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन से कोटिंग लिए हुए होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। और एस्बेस्टोसिस कौन से लोब्स को इन्वॉल्व करता है? लोअर लोब्स को इन्वॉल्व करता होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। वो जो एस्बेस्टोसिस है, ये बिनाइन इनिशियली क्या करवाता है? बिनाइन कैल्सिफाइड प्लूरल प्लाक कराता है, जो कि हमारी मलिग्नेंट नहीं होते, लेकिन बाद में ये मलिग्नेंसी करा सकता होता है। ओके, ठीक हो गया। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो एस्बेस्टोस होता है, वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाता है, जिसको एस्बेस्टोसिस कहते हैं। प्लूरल डिजीज करवाता है, जिसको हम बिनाइन प्लूरल प्लाक बोलते हैं। बिनाइन प्लूरल प्लाक, ओके, जो कि पैथोगनोमिक होते हैं। और मलिग्नेंसी करवाता है। मलिग्नेंसी कौन सी? लंग्स का कैंसर, एज कंपेयर टू मीजोथेलियोमा। कौन सी इंडस्ट्री में होता है? शिप बिल्डिंग में, रूफिंग में, प्लम्बिंग में होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके पैथोगनोमिक होते हैं, वो प्लूरल प्लाक्स होते हैं। ये बिल्कुल चिट्टे कलर के होते हैं, कैल्सिफाइड होते हैं, सुप्रा डायफ्रामेटिक होते हैं। और इसमें लंग्स का कैंसर ज्यादा होता है। इसके अलावा ये जो तमाम नीमोकोनियोसिस है, ये कैप्लान सिंड्रोम करवाते हैं। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा कैप्लान सिंड्रोम कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस में होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? कैप्लान सिंड्रोम का मतलब है कि नीमोकोनियोसिस के साथ आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस भी देखने को मिल रही है। ओके, रूमेटाइड आर्थराइटिस प्लस नीमोकोनियोसिस विद इंट्रापल्मोनरी नोड्यूल, यानी नीमोकोनियोसिस के साथ अगर रूमेटाइड आर्थराइटिस भी आ गया है, तो उसको बोलते हैं कैप्लान सिंड्रोम। क्लियर? तो जो आपका एस्बेस्टोस होता है, लोअर लोब्स को इन्वॉल्व करता है। एस्बेस्टोस या फिर जिनस बॉडी देखने को मिलती है, जो कि गोल्डन ब्राउन होती है, डम्बल शेप होती है, आयरन से कोटिंग लेती है। ओके, ब्रोंको एल्व्यूलर लिवाज में देखने को मिलती है। प्लूरल इफियन, प्लूरल प्लाक्स, मीजोथेलियोमा, ये सारे एस्बेस्टोसिस की वजह से होते हैं। इसके बाद है बेरिलियोसिस। बेरिलियोसिस आपको एरोस्पेस या जो हवाई जहाज बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती है, या न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज होती है, उनमें आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? अब जो बेरिलियोसिस होता है, इसमें भी आपको नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा मिलता है, जो आपको सार्कोइडोसिस में भी देखने को मिलता होता था। ठीक हो गया? ओके। और पल्मो और बेरिलियोसिस भी क्या करवाता है? लंग्स का कैंसर और कोर पल्मोनियल करा देता होता है। और बेरिलियोसिस अपर लोब को इन्वॉल्व करता होता है। क्लियर? तो इसमें आपको नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा मिलता होता है। ओके, जस्ट लाइक सार्कोइडोसिस। और इसका ट्रीटमेंट भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। और वंस अगेन ये भी कैंसर करा देता है। इसके बाद कोल वर्कर है। कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस, ये आपको देखने को मिलता है, ओके, कोल डस्ट के एक्सपोजर की वजह से होता है। किसी बंदे के अंदर अगर प्रोलॉन्ग कोल डस्ट एक्सपोजर होगी, तो मैक्रोफेज कार्बन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेती है, इन्फ्लेमेशन होती है और फाइब्रोसिस होती है। क्योंकि कार्बन पार्टिकल्स को मैक्रोफेज खा जाते हैं, ब्लैकनिंग देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड ब्लैक लंग डिजीज। और सबसे ज्यादा कैप्लान सिंड्रोम आपको कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस में होता है। तो जो कैप्लान सिंड्रोम होता है, वो रूमेटाइड आर्थराइटिस प्लस कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस, इसमें देखने को मिलता है। अब जो कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस है, वंस अगेन अपर लोब्स को इन्वॉल्व करेगा, और आपको रेटिकुलो नोडुलर ओपेसिटीज, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलती है। क्लियर? और अगर सिर्फ लंग्स ब्लैक में पड़े हैं, यानी कोई बंदा अगर कोई शहरी इलाके में रहता है, ओके, और शहरी इलाके में आपको पता है एयर की पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, स्मोक पार्टिकल, सूटी पार्टिकल ज्यादा है, वो लंग्स में जाएंगे। अगर वो लंग्स में जाएंगे और लंग्स बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, लेकिन पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं है, अगर पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं है लेकिन लंग्स ब्लैक में पड़े हैं, उसको बोलते हैं एंथ्राकोसिस। और अगर पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हो गया, तो उसको बोलते हैं कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस। इसके बाद है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस कौन सी इंडस्ट्री में देखने को मिलता है? ये सैंड ब्लास्टिंग में देखने को मिलता है, फाउंड्रीज में देखने को मिलता है, माइनिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। अब एक बात रट्टा मार लेना, सिलिका को आपने इनहेल किया, लंग्स में गया, लंग्स के मैक्रोफेज ने इसको खा लिया, फाइब्रोजेनिक फैक्टर प्रोड्यूस किया, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, टीजीएफ बीटा प्रोड्यूस किया। टीजीएफ बीटा ने क्या करा दिया? फाइब्रोसिस करवा दिया। इसके अलावा जो सिलिका होता है, ये आपके
फेगोलाइसोसोम इसको इनएक्टिवेट कर देता है। जो फेगोलाइसोसोम होते हैं नॉर्मली ऐसे लाइसोसोम है जो बिल्कुल खा जाते हैं बैक्टीरिया को, लेकिन अगर फेगोलाइसोसोम काम नहीं कर रहेगा तो जो मैक्रोफेजेस है, ओके, जो मैक्रोफेजेस है वो आपके इम्पेयर्ड हो जाएंगे, यानी जो मैक्रोफेजेस है वो टीबी वाले बैक्टीरिया को इनगल्फ नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई सिलिकोसिस वाले पेशेंट में आपको टीबी वगैरह देखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और चूंकि फाइब्रोसिस हो रही है तो लंग कैंसर, पोर पल्मोनल और कैप्लान सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अपर लोब्स को इन्वॉल्व करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको एग शेल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। एग शेल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है हाइलर लिम्फ नोड की। बड़ा फजूल सा मिमोनिक बताया हुआ है, लेकिन ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट हो गया हमारा। इसके बाद है हमारा एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ओके। अब एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इसमें क्या होता है? इसमें आपको नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा देखने को मिलता है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। एक मैंने आपको बताया था कि अगर पल्मोनरी एडीमा करवाना है तो लेफ्ट हार्ट को फेल कर दो। दूसरा पल्मोनरी एडीमा, ओके, एल्वियोलाई के डैमेज होने की वजह से और एंडोथेलियम के डैमेज होने की वजह से होता है, ओके। अब इसका बेसिक क्या होगा? ओके, सपोज एक बंदा था, उसको क्या हुई? सेप्सिस हुई है। सेप्सिस का मतलब है कि जो बैक्टीरिया है वो आपके ब्लड में एंटर हो गया है। जब बैक्टीरिया ब्लड में एंटर हो गया, ओके, बैक्टीरिया ब्लड में एंटर हो गया तो उसको बोलते हैं सेप्सिस, और वो इन्फेक्शन वगैरह करा रहा है। बैक्टीरिया ब्लड में एंटर हो गया है और उसने क्या प्रोड्यूस किया है? कोई एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया है। उसने क्या किया? एल्वियोलाई को डैमेज किया। एल्वियोलाई को क्या किया? डैमेज किया। जब एल्वियोलाई को डैमेज किया, इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ये कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जो मैक्रोफेज होते हैं वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस करेंगे। जो साइटोकाइन होते हैं लाइक इंटरल्यूकिन 1, 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट कराते हैं। न्यूट्रोफिल को बुलाएंगे, एक्टिवेट कराएंगे, और जब न्यूट्रोफिल एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं? वो आरओएस और प्रोटीएजेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और प्रोटीएजेस। उसका मेन पर्पस क्या होता है? जो आरओएस और प्रोटीएजेस है उसका मेन पर्पस है कि जिसने एल्वियोलाई को नुकसान पहुंचाया है, इस एंडोटॉक्सिन ने या बैक्टीरिया ने या निमोनिया ने, ओके, यानी ये निमोनिया की वजह से भी एल्वियोलाई डैमेज हो सकते हैं, ओके। इसके अलावा कहने का मतलब है अगर पेशेंट को बर्न्स है, बर्न्स वाले पेशेंट में स्मोकिंग पार्टिकल्स वगैरह हो सकते हैं, वो भी एल्वियोलाई को डैमेज कर सकते हैं। या पेशेंट को चेस्ट का ट्रॉमा है, ओके, इस केस में भी एल्वियोलाई डैमेज हो सकता है। तो जो मेन न्यूट्रोफिल का फंक्शन किया है, इन कॉजेटिव और जो इन कॉजेस को रूल आउट करना, इन कॉजेस को खत्म करना। लेकिन जो आरओएस और प्रोटीएजेस होते हैं वो आपके कैपिलरीज के एंडोथेलियम पे भी काम करना शुरू कर देते हैं। कैपिलरीज के एंडोथेलियम को डैमेज करेंगे और कैपिलरीज की परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं। एंडोथेलियम डैमेज हो गई है, परमिएबिलिटी बढ़ गई है, तो जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है, चूंकि इन्फ्लेमेशन हुई है ना, तो प्रोटीन रिच फ्लूइड है वो कहाँ जाना शुरू कर देगा? वो एल्वियोलाई के अंदर जाना शुरू कर देगा। जब वो एल्वियोलाई के अंदर जाना शुरू कर देगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू, ओके। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका एल्वियोलाई आ गया, ओके। और ये आपकी कैपिलरीज आ गया। सपोज ये कैपिलरी है जिसके ये एंडोथेलियम सेल है, मैंने वैसे फजूल से बनाई है, ओके। तो होगा क्या? ओके, एल्वियोलाई को डैमेज हुआ, सपोज यहाँ पे एल्वियोलाई डैमेज हुआ, एंडोथेलियम स्टिमुलेट हुई है, ओके, एंडोथेलियम को भी नुकसान पहुंच गया न्यूट्रोफिल की वजह से, एडीमा आपको देखने को मिला। और वो एडीमा कहाँ पे आ गया? वो सारा फ्लूइड आ गया एल्वियोलाई के अंदर, ओके। अब एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भी है और एल्वियोलाई में फ्लूइड के अलावा प्रोटीन्स भी है, लाइक फिब्रिन वगैरह भी है। तो एल्वियोलाई के अंदर क्या है? फ्लूइड भी है, प्रोटीन भी है, इन्फेक्शन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी है, न्यूट्रोफिल्स भी आ गया। ये सारी चीजें मिलके एक मेम्ब्रेन्स बनाती है जिसको बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन। दैट इज वाई इसको हम हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज भी कहते हैं। वैसे जो हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज है वो आपको सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो ज्यादा फ्लूइड लंग्स के अंदर एंटर हो गया वो सर्फेक्टेंट को भी क्या कर देगा? सर्फेक्टेंट को भी डाइल्यूट कर देगा। जब सर्फेक्टेंट डाइल्यूट हो जाएंगे, एल्वियोलाई कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे और लंग्स के अंदर एल्वियुलर मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती है। और दूसरा आपको नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडीमा क्यों हुआ? कि एंडोथेलियल सेल डैमेज हो गया है, परमिएबिलिटी बढ़ गई है, ओके, और पल्मोनरी एडीमा हुआ है। लेकिन चूंकि हार्ट बिल्कुल ठीक ठाक था, एल्वियोलाई डैमेज हुआ, दिस इज कॉल्ड नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा, जिसमें पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या होगा? आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। क्लियर? और
चूंकि किसके अंदर एल्विलाई में एडिमा हो गया है और सरफेक्टेंट के मालिक्यूल डाइल्यूट हो गया है। जब सरफेक्टेंट के मालिक्यूल डाइल्यूट हो गया तो लंग्स की जो इलास्टेंस है वो बढ़ गई है, कॉम्प्लायंस कम हो गई है और वी ओवर क्यू मिसमैच हो गया है। मतलब एल्विलाई में क्या हो गया है, एल्विलाई में हाइपोक्सिया हो गया है। हाइपोक्सिया की वजह से पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है। पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुई है। हाइपरटेंशन की वजह से राइट हार्ट पे वर्कलोड होगा, फिर राइट हार्ट फेल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कोर पल्मोनल। क्लियर। और इसमें सरफेक्टेंट लॉस होता है, उसकी वजह से भी एल्विलाई कोलैप्स हो जाती है, जस्ट लाइक इन प्री टर्म बेबी और ड्राउनिंग। क्योंकि पानी एल्विलाई के अंदर एंटर हो गया है, वो सरफेक्टेंट को डाइल्यूट कर देता है। अब इसका जो मोस्ट कॉमन काज है एआरडीएस का, वो सेप्सिस की वजह से होता है। ओके, बाकी एस्पिरेशन नमूनिया है। एस्पिरेशन नमूनिया किस में देखने को मिलता है, जिन बंदों में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, बर्न्स में, ट्रॉमा में, पेनक्रियाटाइटिस में, क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस भी सेप्सिस करा देता होता है, या ड्राउनिंग वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। अब इसका जो डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। इस क्राइटेरिया को बोलते हैं बर्लिन्स क्राइटेरिया। बर्लिन्स क्राइटेरिया, बर्लिन्स क्राइटेरिया का निमोनिक है एआरडीएस। ए से क्या होगा, एब्नॉर्मल चेस्ट एक्सरे के बायलैटरल पल्मोनरी एडिमा होगा। आर से क्या हो जाएगा, एक ही हफ्ते में रिस्पिरेटरी फेल्योर हो जाएगा। ओके, डी से क्या होगा, डिक्रीज PaO2 FiO2। ओके, इसका मतलब क्या होता है, FiO2 क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। मतलब अगर आपके एटमॉस्फेयर में 100% ऑक्सीजन है और आप 21 करते हो, इसका मतलब है आपने 21% ऑक्सीजन इंस्पायर किया है। ओके, लेकिन आप 21% ऑक्सीजन ब्लड में भेज नहीं पा रहे, क्योंकि एल्विलाई में क्या हो गया, एडिमा हो गया है, हाइपोक्सीमिया हो गया है। ओके, ठीक हो गया। यानी जब एल्विलाई में हाइपोक्सिया होता है एडिमा की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होती है, पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड किसी और एल्विलाई के पास चला जाता है और इंट्रापल्मोनरी शंटिंग बढ़ जाती है और एडिमा की वजह से डिफियन भी इम्पेयर हो जाती है। और इसके अलावा जो सिम्टम ऑफ रिस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है, लेकिन वो हार्ट फेलियर की वजह से नहीं होते। हार्ट फेलियर से नहीं होते, इसका मतलब है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर आपका 18 से कम होगा। अगर ये 18 से ज्यादा होता, इसका मतलब है हार्ट फेल हो गया है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है, एल्विलाई में गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, लंग्स की कंप्लायंस कम होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, जिसकी वजह से कोर पल्मोनल हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन करनी है। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन में आपने ओके हाई वॉल्यूम, इसमें आपने वॉल्यूम को कम रखना है, कम वॉल्यूम की ज्यादा प्रेशर के साथ वेंटिलेशन देनी है। प्रेशर ज्यादा रखना है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, जो कि एल्विलाई को एक्सपायरेशन में भी ओपन करेगा। नॉर्मली एक्सपायरेशन में प्रेशर कम होता है, लेकिन अगर आप वेंटिलेटर की ये सेटिंग करोगे कि एक्सपायरेशन में भी प्रेशर ज्यादा रहे, तो इसको बोलते हैं पीप। लेकिन टाइडल वॉल्यूम कम होगा, यानी कम टाइडल वॉल्यूम के साथ आप हाई प्रेशर से ऑक्सीजन दोगे। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहने का मतलब है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का क्या मतलब होता है, एपनिया का क्या मतलब होता है, सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग रुक गई है, वो भी 10 सेकंड से ज्यादा की, तो उसको बोलते हैं एपनिया। अगर ये सोते वक्त हुआ है तो उसको बोलते हैं हम स्लीप एपनिया। ठीक हो गया। ओके, अगर किसी बंदे को सोते वक्त ब्रीदिंग रुक जाती है 10 सेकंड से ज्यादा की, उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से उसकी नींद खराब हो जाती है, बार बार उठना पड़ जाता है कि सांस नहीं आ रहा, सही सही घुटन हो रही है। और जब वो रात को नहीं सो पाएगा तो वो दिन के टाइम पे सोता रहेगा। डायग्नोसिस करने के लिए आपने स्लीप स्टडी करनी है, यानी जब वो सो रहा होगा फिर आपने देखना है कि उसका सांस रुकता है, कितनी देर के लिए रुकता है। इस स्लीप स्टडी को बोलते हैं हम पोली सोमनोग्राफी। पोली सोमनोग्राफी, पोली सोमनोग्राफी के, उसको सोते वक्त उसके बिहेवियर को देखते हैं। ओके, ठीक हो गया। ओके, अब स्लीप एपनिया हो रहा है कि रात के वक्त उसकी ब्रीदिंग रुक जाती है, तो नॉकटर्नल हाइपोक्सिया होगा। जब नॉकटर्नल हाइपोक्सिया होगा तो आपको क्या होगी, सिस्टेमिक और पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। क्लियर, सिस्टेमिक और पल्मोनरी हाइपरटेंशन वगैरह देखने को मिलती होती है। ओके, पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो समझ आ जाती है कि पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन कैसे होती है, जब हाइपोक्सिया होता है ब्लड में ऑक्सीजन कम आता है, जिसकी वजह से क्या होती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वेजोडायलेशन होती है। वेजोडायलेशन की वजह से बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होती है। बैरो रिसेप्टर इन फीडबैक आफ्टर लोड को बढ़ा देते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन के जरिए। क्लियर। इसके अलावा हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, हार्ट में कुछ खास तरह के एरिथमियास एक्टिवेट हो जाते होते हैं। ओके, कि वेजोडायलेशन हुआ, बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, इसने हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दिया। अगर एट्रिया की एक्टिविटी बढ़ गई है तो एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर हो सकता है या सडन डेथ हो सकती है। और जिस पेशेंट को हाइपोक्सिया होता है उसमें इरिथ्रोपोइटिन का लेवल ज्यादा होगा। ओके, ठीक हो गया।
तो ये बेसिक मैकेनिज्म वगैरह आ जाते होते हैं। अब हम आ जाते हैं स्लीप एपनिया की टाइप्स। ओके, स्लीप एपनिया दो तरह का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया। ज्यादा कॉमन कौन सा होता है? ज्यादा कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, और जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है ओबेसिटी की वजह से देखने को मिलता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो बंदा मोटा है, जो बंदा मोटा होता है उसमें जो फेरिंक्स के और टॉन्सिल के सॉफ्ट टिश्यू का मैस देखने को मिलता है। यानी जो मोटे आदमी के अंदर जो फेरिंक्स है उसमें एडिपोज टिश्यू की डेपोजिशन देखने को मिलती है। अब होता क्या है, जब वो बंदा दिन में काम कर रहा होता है तो वो अपने मसल्स को एक्टिवली इस्तेमाल करता है, जिससे वो एयरवे को ओपन रखता है, लेकिन रात के वक्त उसके मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं और आपका जो एयरवे की ओपनिंग है वो बंद हो जाती है। जब एयरवे की ओपनिंग बंद हो जाती है तो उसका सांस आना बंद हो जाता होता है। जब सांस आना बंद हो जाता है इसको बोलते हैं एपनिया। जब सांस आना बंद हो जाएगा तो CO2 का लेवल ज्यादा हो जाएगा और अचानक ही रिस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, तो वो खराटे लेना शुरू करेगा। जब वो खराटे लेगा तो दिन कहने का मतलब है रात को तो सही से सो नहीं पाएगा, लेकिन दिन के टाइम पे वो मतलब दिन के टाइम पे वो सोता रहेगा, नींद दिन के टाइम पे नींद आपको देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया? तो ये बेसिक मैकेनिज्म आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मोस्टली ओबेसिटी वाले लोगों में देखने को मिलती है। दिन के टाइम पे तो वो कंपनसेट कर जाती होती है। ये आपको ओबेसिटी से एसोसिएटेड होता है। खराटे लोग लेते होते हैं, दिन के टाइम पे सोते रहते हैं। मोटे लोगों में पैराफ्रेंजियल और रिट्रोफ्रेंजियल टिश्यू की आउटग्रोथ देखने को मिलती है। बच्चों में मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो वो एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी है, एडिनोइड्स है। अगर बच्चा मुंह खोल के सोता है इसका मतलब है कि उसके एडिनोइड्स सूजे हुए हैं, जो कि नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। क्लियर? ट्रीटमेंट क्या है? ओबेसिटी है तो वेट लॉस करो। इसके अलावा कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दो, यानी कंटिन्यूअसली आप प्रेशर के साथ आप उसको ऑक्सीजन देते रहो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एंटर होती रहती है। ओके, या फिर डेंटल डिवाइस आप इस्तेमाल करो ताकि मुंह को खुला रखे। हाइपोग्लोसल नर्व को स्टिमुलेट करो, जो कि आपके फेरिंजियल जो फेरिंजियल मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती है और फेरिंग्स को ओपन करती है। या अपर एयरवे की सर्जरी करो कि जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू है उसको आप निकाल दो। ओके, ठीक हो गया? इसके बाद सेंट्रल स्लीप एपनिया है। सेंट्रल मतलब मसला आपके सेंटर में है, कुछ CNS की इंजरी हो गई है, CNS की टॉक्सिसिटी हो गई है, या पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, या ओपीआइड है, और इसमें पेशेंट को शीन स्टोक्स ब्रीथिंग देखने को मिलती है। शीन स्टोक ब्रीथिंग का मतलब है कि पहले पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा, फिर पेशेंट का एपनिया आ जाएगा। ओके, फिर ये आ गया एपनिया, और फिर बंदा हाइपर वेंटिलेट करेगा। ओके, यानी जब बंदा हाइपर वेंटिलेट करेगा वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कर देगा। जब सारा कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कर देगा तो रिस्पायरेटरी ड्राइव खत्म हो जाती है। जब रिस्पायरेटरी ड्राइव खत्म हो जाती है, रिस्पायरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाता है, तो एपनिया होगा। जब पेशेंट को एपनिया होगा, CO2 का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब CO2 का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वंस अगेन रिस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा। तो ये आपको ओपियाइड्स पॉइजनिंग में देखने को मिलता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी देखने को मिलता है। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से मैकेनिज्म बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको बता देता हूँ। जिस पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, उसकी कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से उसका सर्कुलेशन टाइम बढ़ जाता है। सर्कुलेशन टाइम का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम में जो हार्ट का ब्लड था वो ब्रेन तक पहुंचना होता है। जो हार्ट से लेकर ब्रेन तक का जो फासला होता है ब्लड के थ्रू वो बढ़ जाता होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हार्ट ने ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो भेजना है, लेकिन ब्रेन तक ब्लड पहुंचते पहुंचते CO2 का लेवल ऑलरेडी ज्यादा हो जाता है, तो वह रिस्पायरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है। इसकी वजह से CO2 वॉश आउट हो जाती है। यानी जो ब्रेन होता है वो लैग कर रहा होता है हार्ट से, और इसमें शीन स्टॉक ब्रीथिंग देखने को मिलती है, हाइपर वेंटिलेशन फॉलोड बाय एपनिया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? वंस अगेन पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। और इसका डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? पोलीसोमनोग्राफी, इसको सोते वक्त ऑब्जर्व करोगे। इसके बाद ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है, इसको पिकविकियन सिंड्रोम भी कहते हैं, मोटे लोगों में देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया? मोटे लोगों में देखने को मिलता होता है। क्लियर? तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? ओबीस वाले लोगों में, जिनका कहने का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो वेंटिलेट ज्यादा नहीं कर पाते होते ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, जब वेकिंग आवर्स है उनका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, ठीक हो गया? और जब रात को सोएंगे उनका कार्बन डाइऑक्साइड पीक पे चला जाएगा। क्लियर? तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? वेट लॉस और पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वगैरह। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आई थिंक लास्ट टॉपिक है, वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब है पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है रेस्टिंग के टाइम पर 20 वैसे 25 होना चाहिए और एक्सरसाइज के टाइम पर ओके 25 सॉरी 30। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब है कि पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर होता है ओके वो बढ़ गया है। पल्मोनरी आर्टरी में जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 10 से लेकर 14 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक होता है, लेकिन अगर रेस्ट पर अगर ये 25 से ज्यादा हो जाए या एक्सरसाइज के टाइम पर 30 से ज्यादा हो जाए तो हम इसको क्या लेबल करते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्लियर, ठीक हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है वो आर्टरियोल्स के ऊपर प्रेशर लगाती है, आर्टरियोलर स्क्लेरोसिस करवाती है ओके। जब आर्टरीज पर प्रेशर लगाती है तो मीडिया उसको ओवरकम करने के लिए मीडिया की हाइपरट्रॉफी होती है, स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी होती है। इसके अलावा आपके इंटीमा की फाइब्रोसिस वगैरह देखने को मिलती है, प्लेक्सिफॉर्म लीजन देखने को मिलती होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये आपको देखने को मिलता है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है ओके। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बेसिक मैकेनिज्म है हम उसको समझते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो तो उसमें क्या होगा, राइट वेंट्रिकल का आफ्टर लोड बढ़ जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल का आफ्टर लोड बढ़ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल की इनिशियली हाइपरट्रॉफी होती है, जो कैसे पता लगता है, लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव से। लेकिन जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी और राइट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड कोर पल्म्यूनेल ओके। कोर पल्म्यूनेल कहते होते हैं। अब इसके डिफरेंट एटियोलॉजीज होती है इसकी ओके, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की ओके। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का एक कॉज हो सकता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, यानी अगर पल्मोनरी आर्टरी में कॉज छुपा हुआ है तो वह पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है, या वो लेफ्ट हार्ट की वजह से हो सकती है, लंग्स के डिजीज की वजह से हो सकती है, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज की वजह से हो सकती है, वो मल्टीफैक्टोरियल है। पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन इसका क्या मतलब है, वो तमाम डिजीज जिसमें एब्नॉर्मेलिटी आपके पल्मोनरी आर्टरियोल के अंदर है, यानी यहाँ पे मसला आपके पल्मोनरी आर्टरियोल के अंदर है, पल्मोनरी आर्टरियोल के अंदर है। अब यहाँ पर एक जो जीन है उस जीन की म्यूटेशन होती है, उसका नाम है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन रिसेप्टर 2। जो नॉर्मली जो बोन मॉर्फोजेनेटिक रिसेप्टर 2 ये जो रिसेप्टर होता है ये क्या करता है ओके ये करता क्या है, ये नॉर्मली स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है। लेकिन जब स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन इनहिबिट नहीं होगी तो स्मूथ मसल ज्यादा हो जाएगी। जब स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस करवाएंगे, जब ज्यादा रेजिस्टेंस करवाएंगे तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलती होती है। तो पहला काज तो हो गया कि जो बोन मॉर्फोजेनेटिक रिसेप्टर 2 है इसकी म्यूटेशन हो गई है। दूसरा काज क्या हो सकता है, दूसरा काज ये एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो गया है। नॉर्मली जो एंडोथीलियम होता है वो वेजोडायलेटर प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर एंडोथीलियम डिसफंक्शन हो गया और वो वेजो कंस्ट्रक्टर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ओके, यानी अगर एंडोथीलियल डिसफंक्शन होती है तो वेजो कंस्ट्रक्टर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वेजो डायलेटर ओके। वेजो कंस्ट्रक्टर में एंडोथैलिन आते हैं और वेजो डायलेटर में नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन है। दैट इज वाई अगर आपने इसको ठीक करना होगा तो आपने वेजो डायलेटर बढ़ाने होंगे और वेजो कंस्ट्रक्टर को कम करना होगा। दैट इज वाई कि आपने इसमें एंडोथैलिन एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करने हैं और प्रोस्टासाइक्लिन एगोनिस्ट इस्तेमाल करने हैं। दूसरे कॉजेस के अंदर आपके ड्रग्स आ जाती है, एम्फिटामिन कोकेन आ जाती है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज आ जाते हैं, लाइक स्क्लेरोडर्मा आ जाएगा। स्क्लेरोडर्मा वो भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कराता होता है। स्क्लेरोडर्मा एचआईवी का इन्फेक्शन है, पोर्टल हाइपरटेंशन, ये थोड़े रेयर काजेज है, शिस्टोसोमियासिस ठीक हो गया। लेकिन मोस्ट कॉमन काज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन फीमेल्स में। इसके बाद लेफ्ट हार्ट के डिजीज है। अगर पेशेंट को लेफ्ट हार्ट के डिजीज है, कोई लेफ्ट हार्ट फेल हो गया, लेफ्ट हार्ट फेल हो गया तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा होगा। पल्मोनरी एडीमा होगा तो क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा होगा, सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरियोल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होगा, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लंग्स के डिजीज है, कोई भी लंग का डिजीज हो जो एल्विलाई में हाइपोक्सिया कराता है, लाइक पैरेनकाइमा का हो, सीओपीडी, लंग की इन्फ्लेमेशन हो, ओके, इन सब में हाइपोक्सीमिया होता है। हाइपोक्सीमिया में वेजो कंस्ट्रक्शन होती है ओके, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो या हाई अल्टीट्यूड पे बंदा रहता हो। क्लियर, तो ये सारे बेसिक मैकेनिज्म वगैरह आ गए हैं। इसके बाद क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक है। अगर किसी पेशेंट को डीवीटी होता है, डीवीटी से इम्बोलाई आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाते होते हैं, लेकिन पेशेंट को रिकरेंट माइक्रोथ्रोम्बाई है, बार बार छोटे छोटे थ्रोम्बस जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी को
क्या करना शुरू कर देंगे, बंद कर देंगे। जब पल्मोनरी आर्टरी का ल्यूमेन तंग हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। इसके बाद मल्टीफैक्टोरियल है जिसमें मिससेलेनियस डिजीज आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है सार्कोइडोसिस, ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, उस केस में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया। तो ये आपके आ जाते होते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा हमारा। ऑलमोस्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश हो गया है। ओके, तो जल्दी-जल्दी हम फार्माकोलॉजी को फिनिश कर लेते हैं। तो फार्माकोलॉजी में सबसे पहले है H1 ब्लॉकर। तो जो H1 ब्लॉकर है, ये एंटी हिस्टामिन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एंटी हिस्टामिन्स होते हैं। जो H1 रिसेप्टर होता है, ये एलर्जी को मीडिएट करता होता है। ओके, ठीक हो गया। दैट मीन्स जो H1 ब्लॉकर होते हैं, एलर्जी में यानी अस्थमा में इस्तेमाल होते हैं, हे फीवर, रिनाइटिस, एक्जिमा में, प्रूराइटिस में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा मोशन सिकनेस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रट्टा मार लेना, अगर मॉर्निंग सिकनेस है उसके लिए ड्रग कुछ हो रहा है, एल्टीट्यूड सिकनेस है उसके लिए ड्रग कुछ हो रहा है। लाइक अगर माउंटेन सिकनेस है उसके लिए ड्रग होती है आपकी एस्ट्राजोलामाइड। अगर मोशन सिकनेस है उसके लिए H1 ब्लॉकर इस्तेमाल करनी है। अगर प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग है तो अब भी आपने H1 ब्लॉकर इस्तेमाल करनी है। या कुछ ऐसी H1 ब्लॉकर होती है जो सिडेशन करा देती है, सुकून तारी कर देती है, उस केस में भी आपने H1 ब्लॉकर इस्तेमाल करनी है। तो जो H1 ब्लॉकर है एंटी एंटी हिस्टामिन होती है। जो हिस्टामिन के जो H1 रिसेप्टर होते हैं, ये इसके रिवर्सिबल ब्लॉकर होते हैं। न्यूट्रल एंटागोनिस्ट या इनवर्स एगोनिस्ट का काम करती होती है। अब ये क्या होते हैं न्यूट्रल एंटागोनिस्ट या इनवर्स एगोनिस्ट, ये फार्माकोलॉजी में एक्सप्लेन करूंगा। अब ये डिफरेंट जनरेशन की होती है। डाइफिन हाइड्रामीन, जो फर्स्ट जनरेशन है उनमें निमोनिक क्या आएगा, फर्स्ट में आपका इन या आइन आएगा। लाइक डाइफिन हाइड्रामीन, डाइमीन हाइड्रोनेट, क्लोरफेनिरामीन, डॉक्सिलामीन, ठीक हो गया। और ये मोशन सिकनेस के लिए, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के लिए, खासतौर पर डॉक्सिलामीन प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होती है। क्लियर। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ये सीडेशन ज्यादा करवा देती है, बंदे को ज्यादा ही सुला देती है। इसके अलावा ये जो ड्रग्स होती है, ये हिस्टामिन के रिसेप्टर के अलावा ये मस्करीनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। जब ये मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है तो ड्राई आईज होती है, ड्राई माउथ होता है, ओके, कॉन्स्टिपेशन होती है और पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन होती है। जब ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो ये क्या करवाती है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ये इनके साइड इफेक्ट होते हैं। इस साइड इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए सेकंड जनरेशन आती है। जो सेकंड जनरेशन होती है ये लेस सीडेटिंग होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि सेकंड जनरेशन सीएनएस में एंटर नहीं हो पाती। तो सेकंड जनरेशन में जो ड्रग होती है वो एडीन पे खत्म होती है। लाइक लोराटिडीन, फिक्सोफिरिडीन, डेसलोराटिडीन, सेटिराजीन, ठीक हो गया। सेटिराजीन सेकंड जनरेशन में आती है और ये सिर्फ एलर्जी में इस्तेमाल होती है। इसके बाद डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, ये कफ का सिरप होता है। ये करता क्या है? ये एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है। ग्लूटामेट आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ओके, ये उसको ब्लॉक कर देता है, ओके, जिसकी वजह से म्यूकस की और कफ की प्रोडक्शन कम हो जाती है, मतलब स्पुटम की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये कोडीन एनालॉग होता है सिंपली। ये थोड़ा बहुत ओपियाइड इफेक्ट भी कराता होता है जब आपने ज्यादा डोज में ले लिया। दैट इज वाई जब ये ओपियाइड जैसे काम करवाएगा तो उसको एंटागोनाइज करने के लिए नैलक्सोन देनी होती है। चूंकि ये ओपियाइड है तो इसमें अब्यूज पोटेंशियल भी हो सकता है। और इसमें अगर आप इसको मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ या एसएसआरआई के साथ इस्तेमाल करोगे या लिनिसोलाइड के साथ इस्तेमाल करोगे तो सिरोटिनिन सिंड्रोम हो जाएगा, जिसको मैं साइकेट्री में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें फीवर होता है, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, ओके, क्लियर। ये आपको देखने को मिलता है और मायोक्लोनस देखने को मिलता है। इसके बाद सूडोइफेड्रिन है। आई थिंक इसका तो आपके हर घर में सिरप पड़ा होगा। एरिनेक वाला जो सिरप होता है खांसी के लिए, जो सूडोइफेड्रिन होती है वो फिनाइल्फ्रीन होती है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। और सिम्पैथेटिक क्या करवाता है? वेसोकंस्ट्रक्शन कराता है। जब वेसोकंस्ट्रक्शन होगी तो आपकी नाक से पानी कम बहेगा, तो ये हाइपरीमिया को रिड्यूस कर देती है। एडीमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपके कान बंद है, नाक बंद है, उसको खोलने के लिए सूडोइफेड्रिन और फिनाइल्फ्रीन है। चूंकि ये अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, हाइपरटेंशन करा देती है। और अगर आपने इनको छोड़ दिया, बल्कि अगर आप इसको 4 से लेकर 6 दिन तक, कहने का मतलब है 4 से लेकर 6 दिन तक से ज़्यादा आपने यूज़ किया, ओके, और आपने उसको छोड़ा, तो छोड़ने की वजह से रीबाउंड कंजेशन आ जाती है, जिसको रिनाइटस मेडिकामेंटोसा कहते हैं। इसके अलावा टैकीफाइलेक्सिस भी होती है। टैकीफाइलेक्सिस का मतलब है कि ड्रग का जो इफ़ेक्ट होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है और आपको डोज़ बढ़ानी पड़ती है। इसके अलावा ये सीएनएस को स्टिमुलेट करना शुरू कर देती है, एंग्ज़ायटी करा देती है। इसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन की ड्रग्स होती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में आपने क्या करना है? एंडोथेलिन को इनहिबिट करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड को स्टिमुलेट करना है, प्रोस्टासाइक्लिन को भी स्टिमुलेट करना है, क्योंकि एंडोथेलिन वेसोकंस्ट्रक्टर होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड
और प्रोस्टासाइक्लिन वेसोडायलेटर होता है। अभी सारे मैकेनिज्म बताए हुए हैं वेसो कंस्ट्रक्शन के, वेसोडायलेशन के, ये आप देख लेना। सबसे पहले एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट, ये इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है? एंडोथेलिन में बुसेंटिन आती है, जो कि क्या करती है, एंडोथेलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, वेसो कंस्ट्रक्शन को कम करती है, और ये टॉक्सिक, हेपाटोटॉक्सिक होती है। फिर है फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर। फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर क्या करते हैं? ये साइक्लिक जीएमपी को टूटने नहीं देते। फोस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम साइक्लिक जीएमपी को तोड़ता था, लेकिन जब साइक्लिक जीएमपी को तोड़ने वाला एंजाइम इसको इनहिबिट कर दे तो साइक्लिक जीएमपी ज्यादा होता है और वो वेसोडाइलेशन कराता है। इसमें सिल्डेनाफिल होती है। सिल्डेनाफिल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन आप इसको नाइट्रेट्स या नाइट्रोग्लिसरीन के साथ मिला के इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट्स भी वेसोडाइलेशन कराती है, ये भी वेसोडाइलेशन कराती है। दैट इज वाई पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाएगा। इसके बाद प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स है, PGI1, ये वेसोडाइलेशन कर देती होती है। इसके अलावा प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। साइड इफेक्ट क्या है? फ्लशिंग, जा पेन, और इसमें एग्जांपल क्या है? एप्रोप्रोस्टेनोल। ठीक हो गया। इसके बाद एस्थमा वाली ड्रग्स है लास्ट। जो एस्थमा होता है, एस्थमा में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, और जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है और पैरासिम्पैथेटिक टोन की वजह से होती है। इन्फ्लेमेशन को काउंटर करने के लिए आपने स्टेरॉइड देने हैं, और आपने टोन को खत्म करने के लिए आपने सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करवाना है और पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करना है। यानी आप बीटा 2 एगोनिस्ट इस्तेमाल करोगे और मस्करीनिक एंटागोनिस्ट आप इस्तेमाल करोगे। ठीक हो गया। सबसे पहला है इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट शॉर्ट एक्टिंग हो सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग हो सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में एल्बिटिरोल, जो कि सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए साल्मेटिरोल और फॉर्मेटिरोल, ये क्या करवाते हैं? ब्रोंकोडाइलेशन करवाते हैं। लेकिन चूंकि ये बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं तो ये प्राइमर करवा सकते हैं, एरिथमियास करा सकते होते हैं। एल्ब्यूटिरोल शॉर्ट एक्टिंग होता है एक्यूट सिम्पटम्स के लिए, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके बाद इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसमें फ्लूटाकिसोन, ब्यूटीसोनाइड है। ये क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को कम कर देती है, न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बीटा को भी इनहिबिट करती है। ये ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो TNF वगैरह की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो जो इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, दीज आर द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर क्रोनिक एस्थमा। क्रोनिक एस्थमा में आपने इनहेल्ड स्टीरॉइड को जरूर इस्तेमाल करना है। स्पेसर डिवाइस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मुंह के रास्ते से आपने नहीं देना होता, क्योंकि ओरल थ्रश हो जाता है, ओरल कैंडिडियासिस हो जाता है। इसके बाद मुंह के रास्ते से नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर आप इनहेल करोगे ना, ओरल कैविटी में डेपोजिट ना हो जाए, कैंडिडियासिस ना करवा दे, तो आपने ओरल कैविटी की गर्गलिंग करनी है। इसके बाद मस्करीनिक एंटागोनिस्ट है, इसमें टियोट्रोपियम और इप्राट्रोपियम है। इप्राट्रोपियम शॉर्ट एक्टिंग होती है, टियोट्रोपियम लॉन्ग एक्टिंग होती है। मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। जो आपकी इनहेल बीटा 2 एगोनिस्ट होती है वो एस्थमा में इस्तेमाल होती है। मस्करीनिक ब्लॉकर COPD में इस्तेमाल होती है। इसके बाद एंटी ल्यूकोट्राइंस, जो कि स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें मोंटीलुकास्ट, जाफिलुकास्ट है, ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, और ये एस्पिरिन इंड्यूस या एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिलियोटिन 5 लाइपोक्सिजिनेस इनहिबिटर है। जब लाइपोक्सिजिनेस एंजाइम इनहिबिट होगा तो ल्यूकोट्राइंस की प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन ये हेपाटोटॉक्सिक होते हैं। एंटी IgE एंटीबॉडी, यानी आप IgE एंटीबॉडी को मार दो तो ओमेलिजुमाब होती है, ओके, इसकी बाइंडिंग को इनहिबिट कर देती है। एलर्जिक एस्थमा में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई किसी पेशेंट को एलर्जिक एस्थमा है, सारी दवाइयां इस्तेमाल कर लिया, सारी दवाइयां फेल हो गई है, तो आपने ओमेलिजुमाब इस्तेमाल करनी है। इसके बाद मिथाइल जेंथिन है। मिथाइल जेंथिन चाय वगैरह में भी हो सकती है। जो थियोफाइलिन होती है, ये क्या करती है? फोस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करती है। जब ये फोस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करती है तो जो थियोफाइलिन होती है, फोस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करती है, तो क्या होगा? फोस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करती है, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपको साइक्लिक एमपी क्या मिलेगा? आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा? साइक्लिक एमपी ब्रोंकोडाइलेशन करा देता होता है। क्लियर? साइक्लिक एमपी के लेवल को बढ़ा देती है, जस्ट लाइक जो फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 था वो साइक्लिक जीएमपी के लेवल को बढ़ाता था। ठीक हो गया। ओके। अब जो थियोफाइलिन है, इसका थेरापेटिक इंडेक्स नैरो है, यानी ये काफी ज्यादा टॉक्सिक दवाई होती है। कार्डियोटॉक्सिक होती है, न्यूरोटॉक्सिक होती है, P450 से मेटाबोलाइज होती है। इसके अलावा ये एडिनोसिन के एक्शन को भी इनहिबिट कर देती है, और एडिनोसिन और एसिटाइलकोलिन ये क्या करवाते हैं? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराते हैं। फिर है फोस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर, ये भी क्या करते हैं? साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ा देते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन कराते हैं। ये मेनली COPD में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है क्रोमाइलिन्स। जो क्रोमाइलिन्स होते हैं, ये मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन नहीं होने देते,
ये एक्यूट अस्थमा में इस्तेमाल होती है। इसके बाद एंटी इंटरल्यूकिन 5 वाली, ये क्या करती है, इंटरल्यूकिन 5 के एक्टिव फंक्शन को खराब कर देती है। इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, ओके, इंटरल्यूकिन 5 इयोसिनोफिल की डिफरेंशिएशन कराता है, मैच्योरेशन, सर्वाइवल कराता होता है। तो ये सीवियर इयोसिनोफिलिक अस्थमा में इस्तेमाल होती है। इसमें एग्जांपल लाइक आपकी आ जाती है मिपोलिजुमाब आ जाती है, बेंजालिजुमाब आ जाती है। क्लियर? तो आपका ये बेसिक मैकेनिज्म आ जाएगा। तो उम्मीद है कि डायग्राम भी आपको ऑलरेडी आती है। थोड़ा सा स्पीड मारी है क्योंकि एक अर्जेंट काम वगैरह आ गया है। ओके, तो बाकी यहाँ पर इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम में क्या है, अगर कोई एलर्जन का एक्सपोजर होता है, डस्ट का या पोलन का एक्सपोजर होता है, एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई बनती है, मास्ट सेल की रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाती है, मास्ट सेल की डीग्रैनुलेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर प्रोड्यूस होते हैं। अब हम ड्रग्स वगैरह पे पढ़ते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपने एलर्जन को अवॉइड करना है। दूसरा, आप आईजीई के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करोगे जिसको बोलते हैं ओमेलिजुमाब, या फिर आप मास्ट सेल की डीग्रैनुलेशन नहीं होने दोगे क्रोमाइलिन से, या फिर आप क्या करोगे, उनकी जो साइटोकाइंस है उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दोगे फ्लूटाकिसोन से, ब्यूडिसोनाइड से, या फिर आप इंटरल्यूकिन 5 जो कि टीएच हेल्पर 2 सेल से प्रोड्यूस होते हैं, आप इसको इनहिबिट कर दोगे मिपालिजुमाब से, रिसोलिजुमाब से, या इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दोगे बेंद्रालिजुमाब से। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद या फिर आप क्या करोगे, आप लाइपोक्सिजीनेस एंजाइम को इनहिबिट कर दोगे जिलियोटिन के जरिए, जिससे ल्यूकोट्राइन नहीं होगा, या फिर आप ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दोगे मोंटीलुकाज से और जाफिरलुकाज से। ओके, या फिर आप क्या करोगे, आप एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को ही फारिग कर दोगे टियोट्रोपियम से, इप्रोट्रोपियम से, या फिर आप एडिनोसिन को काम नहीं करने दोगे मिथाइल जेंथिन से, या फिर आप फोस्फोडाइस्ट्रेस 4 या 5 इनहिबिटर इस्तेमाल करोगे, वो ब्रोंको डायलेशन करा देती है, या फिर आप डायरेक्ट ब्रोंको डायलेशन करा दोगे बीटा 2 एगोनिस्ट से। ओके, या फिर आप कोक्स एस्पिरिन वैसे ये तो एस्पिरिन वाला मैकेनिज्म बताया हुआ है। ओके, तो ये बेसिक मैकेनिज्म हो गया रिस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी का। ओके, तो उम्मीद है कि समझ आया होगा, मजा आया होगा। थोड़ा सा स्पीड अप गया हूं मैं। ओके, आज के लिए काफी नहीं है सैचुरेशन, टॉपिक फिनिश हो चुका है। ओके, तो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट सिस्टम हमें कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, उसके लिए आप सब लोगों